तो महाजनपद से किस बुक के बारे में पता चलता है? महाजनपद से एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुत्तरा निकाय। ये बताता है कि 16 ग्रेट किंगडम्स थे, लाइक 60 जनपद से, महाजनपद से 6th सेंचुरी बीसी में, और एक जैन टेस्ट है भगवती सूत्र, ये भी बताता है कि 16 महाजनपद से। तो एक बुद्धिस्ट टेस्ट है अंगुत्तरा निकाय, ये बुद्धिस्ट टेस्ट है, एंड एक जैन टेस्ट है भगवती सूत्रा, ये दोनों बताते हैं कि 16 महाजनपद से अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद से बताता है अंगुत्तरा निकाय बुद्धिस्ट टेस्ट एंड भगवती सूत्रा जैन टेस्ट। तो मेन महाजनपद क्या थे? इसे इंडिया का मैप था उस टाइम कुछ इस तरह से अराउंड। सो यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ में थे ये मात्स्य, यहाँ पे थे मात्स्य, यहाँ से अवंती, इनका कैपिटल था उज्जैन, अवंती, एंड यहाँ पे थे पंचाल, यहाँ पे छेड़ी, यहाँ पे वत्स, कौसाम्बी, और यहाँ पे कोसला, यहाँ पे अयोध्या थी, कोसला अयोध्या, यहाँ पे मगध, यहाँ पे अंग, यहाँ पे वर्ज, यहाँ पे काशी थी, काशी, यहाँ पे कुरु, तो कुरु एंड पंचला, ये कुरु पंचला, ये मात्स्य, ये अवंती, यहाँ पे कैपिटल उज्जैन, यहाँ पे छेड़ी वत्स, यहाँ पे कोसला अयोध्या, यहाँ छेड़ी मगध, वर्ज एंड अंगा। तो अयोध्या की किसकी कैपिटल थी? कोसला अयोध्या, एंड अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, एंड वत्स की कौसाम्बी, कुरु पंचला मात्स्य, एंड ये मगध, ये अंग। तो मगध डायनेस्टी को याद करने की एक ट्रिक है, हर से नो मास। तो एस से हो गया हमारा हरण्यक, सबसे पहले आया हमारा हरण्यक, फिर से शिशुनाग के बाद एन से नंद, फिर मौर्य, एन से शुंग, एन के से कनव। तो हरंका, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग एंड कनव। मगध की पहली डायनेस्टी थी हरण्यक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी थी, ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, बुद्धा के टाइम के थे हरण्यक डायनेस्टी, 500 बीसी के अराउंड। एंड इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? इनके कैपिटल थी यहाँ पे राजगीर बिहार, कैपिटल थी राजगीर। और उन्होंने किससे शादी की? यहाँ पे कोसला माद्रा क्लैन पंजाब के माद्रा क्लैन से, एंड वैशाली, यहाँ पे वैशाली के लिच्छावी प्रिंसेस से इन्होंने शादी की। तो उन्होंने कोसला के बेटी से शादी की, वैशाली के लिच्छावी प्रिंस, एंड माद्रा क्लैन, यहाँ पे माद्रा क्लैन पंजाब तो शादी की। और उन्होंने अंग को ऑक्युपाई कर लिया, अंग यहाँ पे था, अंग को ऑक्युपाई कर लिया अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ अजातशत्रु। तो अंग को ऑक्युपाई कर लिया अजातशत्रु ने, बोर्न ऑफ द लिच्छावी प्रिंसेस। तो किससे पैदा हुआ था? लिच्छावी प्रिंस से पैदा हुआ था अजातशत्रु। फिर हर्यन्यक डायनेस्टी में इसके बाद आता है अजातशत्रु यही अपने फादर को मार देता है, अजातशत्रु, एंड थ्रोन पे बैठ जाता है। यानी बहुत ज्यादा लड़ाकू होता है। क्या करता है? यहाँ पे जैसे राजगीर में कैपिटल है इसका, राजगीर में तो अपनी जो मदर का किंगडम था उससे भी लड़ाई करते हैं, वैशाली से। अंग को तो ऑक्युपाई कर ही लेता है जब ये वहाँ पे गवर्नर था, इसके पापा जब वो थे, राजा थे। एंड तो यहाँ पे भी, इधर पे भी लड़ाई कर देता है, एंड अंग को भी ऑक्युपाई कर लेता है। एंड यहाँ पे कौशला को भी ऑक्युपाई कर लेता है। एंड यहाँ पे इसके टाइम बुद्ध की डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के अंडर होती है राजगीर, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है राजगीर में। फिर इसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उदयन क्या करता है? सक्सेसर होता है इसका। ये अपनी जो कैपिटल है राजगीर से थोड़ा ऊपर पाटलिपुत्र में बना लेता है कैपिटल। एंड इसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद हर्यन्यक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। तो इंडिया में हर्यन्यक डायनेस्टी के अंदर कितना एरिया था? स्टार्टिंग में तो यहाँ पे इतना सा एरिया था, किसके अंदर? राजगीर में कौन रूल करता? बिंदुसार अपने फादर को मार के यहाँ पे अंग को ऑक्युपाई कर लेता है, वैशाली को ऑक्युपाई कर लेता है, कोसला को ऑक्युपाई कर लेता है, और फिर उदयन आता है। तो ये पूरा इतना सा एरिया, ये पूरा किसका हो जाता है? मगध का, हर्यन्यक डायनेस्टी के अंदर। उदयन के बाद डेथ हो जाती है। उदयन तो एक और काम करता है, यहाँ पे राजगीर है, राजगीर के थोड़ा ऊपर यहाँ पे अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर लेता है। कौन करता है? उदयन। एंड फिर इसके बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी आती है उसके टाइम ये एरिया, पूरा ये एरिया हो जाता है शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम।
फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग ये राजा को हटा के खुद ही, ये मंत्री होता है, राजा को हटा के खुद ही बन जाता है राजा शिशुनाग। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंडिया में यहाँ पे है अवंती उज्जैन। तो यहाँ पे जो मगध के है बहुत सालों से लड़ाई चली थी, तो ये अवंती को हटा के पूरा ये एम्पायर मगध का हो जाता है ऊपर। एंड सेकेंड कैपिटल ये कहाँ करता है, वैशाली में थोड़े, ये सेकंड कैपिटल कौन करता है, शिशुनाग। एंड फिर उसके बाद आता है काल अशोक, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है काल अशोक के अंडर होती है 383 BC में। एंड ये फाइनली ट्रांसफर कर देता है वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र में कैपिटल ट्रांसफर कर देता है कौन, काल अशोक। तो हमने देखा हरंग के डायनेस्टी, हमने कैसे देखा था, हर्ष से नो मास्क। तो इसमें हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी में हम देख चुके, शिशुनाग डायनेस्टी में कौन से दो राजा थे, शिशुनाग एंड काल अशोक। फिर नंद डायनेस्टी, नंद में आएंगे महापद्म नंद एंड धनानंद। एंड फिर यहाँ पे है मौर्य डायनेस्टी, फिर ये है हमारी शुंग डायनेस्टी, फिर कनव डायनेस्टी। तो ये 6 डायनेस्टी हैं हमारी। फिर हम बात करते हैं थर्ड डायनेस्टी की, नंद डायनेस्टी। नंद, इसमें कौन से मेन रूलर थे, महापद्म नंद, इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज बोलते थे, महापद्म नंद। अब ये नहीं पता कौन से क्लान से थे, लेकिन क्षत्रिय के डिस्ट्रॉयर बोलते थे, ही वाज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। पता नहीं कौन से थे, क्षत्रिय नहीं थे, कौन थे आई वी डोंट नो, बट ये इनको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं क्षत्रिय के। बहुत क्षत्रियाज मारे इन्होंने पंचाला, काशी, हैनान्स, कलिंग, अस्मक्स, क्रूस, मैथास, शिवसेना सबको हरा दिया। इनके बारे में मेंशन है यहाँ पे, कलिंग एक एम्पायर था, कलिंग में यहाँ पे एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि महापद्मनंद ने कलिंग को भी जीत लिया था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये इनके बारे में बताता, महापद्मनंद के बारे में। और जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, जब अलेक्जेंडर यहाँ से इन्वेट करा था, तो उस टाइम कौन सा राजा था, उस टाइम था धनानंद। तो जब अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था तो कौन सा राजा था, धनानंद। तो क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम कौन सा लीडर था इंडिया में, धनानंद राजा था, धनानंद अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम। नंद एम्पायर महापद्मनंद धनानंद के अंदर कितना फैल गया था, ये इंडिया का मैप है। तो भाई यहाँ तक ये पूरा ये एरिया, ये कलिंग वाला एरिया भी, एंड ये पूरा एरिया पूरा नंद के अंदर आ गया। थर्ड डायनेस्टी पहले हमारी थी हरण्यक डायनेस्टी, हरण्यक डायनेस्टी के बाद आई हमारी शिशुनाग में शिशुनाग और काल अशोक, फिर आई हमारी नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद एंड धनानंद। मगध क्यों जीता सारे एम्पायर में, तो एक तो सबसे बड़ी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पे आयरन बहुत अच्छा मिल जाता है, तो अच्छे से ये हथियार बना सकते हैं। फिर ये जो राजगीर था, ये 5 हिल से सराउंडेड था, राजगीर के 5 हिल्स है, तो यहाँ पे अटैक करना बहुत मुश्किल था। एंड जो पाटलिपुत्र में जो दूसरा कैपिटल बनाया वो काफी रिवर से सराउंडेड था। तो पाटलिपुत्र में बहुत सारी यहाँ पे गंगा, गंडक एंड सोन रिवर, घाघरा रिवर, तो इतने सारे रिवर आसपास है पाटलिपुत्र के। इसकी वजह से आराम से ही अपनी आर्मी को ट्रांसलोकेट कर सकते। तो ऊपर से कोई अगर किसी को अटैक करना है तो रिवर क्रॉस करके आना पड़ता था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी पाटलिपुत्र। एंड यहाँ पे ये जो एरिया है झारखंड वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ही नेचुरली बहुत ही ज्यादा एलिफेंट्स मिलते हैं। तो एलिफेंट्स अच्छी मात्रा में, तो ये काफी ज्यादा अच्छे से एलिफेंट यूज कर पाए वॉर में, तो इसलिए ये मगध जीता। तो पर्शियन इन्वेजन कब हुआ, जो पहले राजा था बिम्बिसार, उसी के टाइम पर्शियन इन्वेजन हुआ था। तो उस टाइम जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है, इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट में अटैक हुआ था किसका, पर्शिया मतलब ईरान में बहुत बड़ा एम्पायर था। तो इसको बोलते थे एकेमेनिड किंग साइरस ने अटैक किया था। तो ये वाज द फर्स्ट मैन टू अटैक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे खम्बोज, कंधार, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी एक दूसरे के साथ, तो आराम से हार गई ये साइरस से, जो ये पर्शियन था। एंड फिर क्या हुआ, फिर सारे इंडियन ट्राइब जो इंडस के वेस्ट में थे, ये सबमिट कर गए अंडर द साइरस। एंड गंधार भी इनके अंदर आ गया। फिर डेरियस वन, जो साइरस का ग्रैंड सन था डेरियस वन, उसने जो इंडस वैली पूरा मतलब साउथ में भी इंडस वैली को ऑक्युपाई कर लिया, पंजाब एंड सिंध वाला एरिया भी ऑक्युपाई कर लिया। यहाँ पे पंजाब एंड सिंध वाला एरिया किसने ऑक्युपाई कर लिया, डेरियस वन, जो ग्रैंड सन था साइरस का। तो पहले इंडस के नॉर्थ वेस्ट पार्ट साइरस वन के अंदर पूरा, साइरस के अंदर पूरा, फिर डेरियस वन के अंदर ये साउथ वाला पार्ट, ये सिंध एंड पाकिस्तान भी डेरियस वन के अंदर इनके पर्शियन एम्पायर में चला गया। एंड फिर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, एक होता है बैक्ट्रिया, ये सदर्न अफगानिस्तान को बोलते हैं। एंड अरकोशिया बोलते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया को। तो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान एंड अरकोशिया बोलते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया को। फिर उसके बाद आते हैं साइरस एंड डेरियस वन के बाद आते हैं जेरजेक्स।
तो ज़ेर्ज़ेक जो सक्सेसर थे डेरियस वन के, उन्होंने अपनी इंडियन इन्फेंट्री यूज़ करी वॉर के अगेंस्ट ग्रीस से लड़ाने के लिए, लेकिन ये ग्रीस से हार जाते हैं। तो ज़ेर्ज़ेक ग्रीस से हार जाते हैं एंड इंडिया में नहीं आ पाते, तो पर्शियन कंट्रोल खत्म हो जाता है आफ्टर द अलेक्जेंडर इन्वेजन। एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन हो जाता है एंड ये अलेक्जेंडर से हार जाते हैं ज़ेर्ज़ेक। तो अगर पर्शियन इन्वेजन की बात करें तो कॉमर्स एंड ट्रेड इसके बाद बढ़ गया, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ गया, इंडिया एंड ईरान डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, तो कॉमर्स एंड ट्रेड बढ़ा, फिर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट बढ़े। एंड जो उनका एक स्क्रिप्ट था खरोष्ट्री स्क्रिप्ट, इंडिया में फेमस हुई, जो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए खरोष्ट्री स्क्रिप्ट में भी लिखवाए। तो खरोष्ट्री स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश हम ऐसे लिखते हैं, खरोष्ट्री स्क्रिप्ट इस साइड उल्टे साइड लिखते हैं। तो ये हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। खरोष्ट्री स्क्रिप्ट ड्राइव है अरामिक स्क्रिप्ट से, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। एंड पर्शियन आर्ट में, जब पर्शियन आर्ट का जो हमारे मोनोलिथिक पिलर्स थे अशोका के, उनमें हमने खरोष्ट्री, जो अशोका थे खरोष्ट्री स्क्रिप्ट में लिखवाया उन्होंने। तो ये, और जो मोनोलिथिक पिलर बनाने की जो परंपरा है वो भी पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस है, पर्शियन एम्पायर से इन्फ्लुएंस है। स्कल्पचर्स की परंपरा भी पर्शियन से आई है। तो अलेक्जेंडर ने पहले तो पर्शियन को हराया। पर्शियन में कौन से राजा को हराया? दारियस थर्ड को हराया 330 BC में। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ गोगामेला। तो बैटल ऑफ गोगामेला में अलेक्जेंडर ने दारियस थर्ड को हराया। बैटल ऑफ गोगामेला, इसने अलेक्जेंडर ने दारियस थर्ड को हरा दिया। एंड फिर एक जो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, इनको बोला जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, was the father of history हेरोडोटस। इन्होंने बोला है कि अलेक्जेंडर क्यों आया, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा फेबुलस वेल्थ थी। एंड अलेक्जेंडर सोचता था कि जो अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल इंक्वायरी में जाने के लिए, जोग्राफिकल एरिया को जाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, नेचुरल हिस्ट्री का लव था अलेक्जेंडर को। उसकी वजह से वो इंडिया को इन्वेट करना चाहता, वो चाहता था इंडिया बिल्कुल एंड है, इंडिया के पास समुद्र है, वो एंड है ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अलेक्जेंडर ये सोचता था कि हमने इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया, मतलब पूरा वर्ल्ड ऑक्युपाई कर लिया। तो अलेक्जेंडर जो बिलीव करता है कि ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे, फिर इसके बाद कंटिन्यूएशन द सी, उसके बाद मतलब वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड है, अलेक्जेंडर को ये लगता था। तो ये इंडिया में कैसे आता है? तो ये ईरान को पहले हराता है बैटल ऑफ गोगामेला में, फिर आता है खाइबर पास के थ्रू आता है, एंड फिर इंडस को क्रॉस करता है 327 में, खाइबर पास में आता है, इंडस को क्रॉस करता है 326 BC। एंड जो यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे तक्षशिला के रूलर होते हैं अम्बी, वो अपना सर झुका लेते हैं किसके अंदर? अलेक्जेंडर के आगे, कि अलेक्जेंडर बहुत जीतता आ रहा था, तो डरता तो अम्बी। फिर लेकिन पोरस नहीं मानता, एक पोरस होता है, वो किस किस के बीच में रहता है, जैसे इंडस, हमने देखा था इंडस, चेनाब, झेलम, यहाँ पे रवि, एंड ये सतलज एंड ब्यास। जो स्टेप्स है इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, तो ये रिवर है। तो अम्बी होता है, तो झेलम और चेनाब के बीच में जो रूलर होता है यहाँ पे पोरस, वो मना कर देता है, वो नहीं झुकता है अलेक्जेंडर के आगे। तो इसलिए अब इसको हराने के लिए एक होती है बैटल ऑफ हाइडस्पस। बैटल ऑफ हाइडस्पस किसको बोलते हैं? झेलम रिवर को, झेलम रिवर को बोलते हैं, कि झेलम और चेनाब के बीच में एरिया था। तो इंडस एंड यहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, तो चेनाब और झेलम के बीच में एरिया था, यहाँ पे था पोरस, इसको हराना था, तो इसे बैटल ऑफ हाइडस्पस बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर जो भी था, पोरस की जो बहादुरी थी, पहले उसे हरा दिया पोरस को, फिर उसकी बहादुरी देख के उसको फिर से थ्रोन पे बिठा दिया। एंड फिर वो ब्यास को भी क्रॉस करके आया यहाँ पे, एंड यहाँ पे फिर झेलम के बाद झेलम, रवि, एंड यहाँ पे सतलज, एंड यहाँ पे ब्यास तक आ गया, मतलब इतना तक एरिया आ गया। पोरस को हराने के बाद यहाँ तक आया, लेकिन इसके सोल्जर्स ने बोला आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सोल्जर बहुत ज़्यादा थक गए थे, 10 साल से लड़ रहे थे, डिसीज हो गई थी, कई लोग मर रहे थे, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इनको झेल नहीं रहा था इंडिया का वेदर। ऊपर से नंद आर्मी, इस टाइम नंद में कौन था? धनानंद। तो धनानंद की आर्मी के बारे में बहुत चर्चे थे कि बहुत बड़ी आर्मी है, इतने 500 हाथी हैं, तो इसलिए ये लोग डर गए, ये लोग भाग गए। एंड अलेक्जेंडर फिर वापस गया एंड ही डाइड एट बेबीलोन। अलेक्जेंडर ने जो भी टेरिटरी ऑक्युपाई की थी उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड 3 गवर्नर बिठा दिए। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एरिया को, एंड 1 2 3 एंड 3 गवर्नर बिठा दिए जो भी ऑक्युपाइड एरिया था अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर का इफेक्ट क्या हुआ? एक तो हमें डायरेक्ट यूरोप से इंडिया का एक ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, क्योंकि वो ग्रीस से आया था, अलेक्जेंडर ग्रीस से आया था। तो अभी तो पर्शिया के साथ हमें बना, ईरान के साथ, अब ग्रीस के साथ भी ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, कल्चरल कॉन्टेक्ट बढ़े। ग्रीक आर्ट जो है इंडिया को काफी इन्फ्लुएंस किया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अब पता है कि अब यहाँ पे कोई आ चुका है इंडिया की बाउंड्री पे, तो यहाँ पे मौर्य के अंडर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया मौर्य के अंडर इंडिया में। एंड अलेक्जेंडर की जो इंडस की अथॉरिटी थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने हरा दिया था अलेक्जेंडर के जो भी गवर्नर्स थे उनको हरा दिया था। तो जो भी अलेक्जेंडर का इन्वेजन था इंडिया में वो शॉर्ट लिव्ड था,